प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किग्रा है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? उत्तर 360 किग्रा। स्पष्टीकरण, द्रव्यमान एक स्थिर राशि है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। यह वस्तु के स्थान पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप पृथ्वी पर हों, चंद्रमा पर हों या अंतरिक्ष में, आपका द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। भार एक परिवर्तनशील राशि है। भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। यह वस्तु के द्रव्यमान और उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 है। इसलिए चंद्रमा पर आपका भार पृथ्वी पर आपके भार का 1/6 होगा, लेकिन आपका द्रव्यमान वही रहेगा। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 1 किलो का लोहे का गोला है। यदि आप इसे पृथ्वी पर तराजू पर रखेंगे तो यह 1 किलो दिखाएगा। अब इसी गोले को चंद्रमा पर ले जाके तराजू पर रखें तो ये 1/6 किलो दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गोले का द्रव्यमान कम हो गया है, बल्कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण इसका भार कम हो गया है। निष्कर्ष, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किग्रा है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 60 किग्रा ही रहेगा। अतिरिक्त जानकारी, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। भार को न्यूटन N में मापा जाता है। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? 1 मोल, 2 टेस्ला, 3 जूल, 4 लक्स। उत्तर 1 मोल। स्पष्टीकरण, मोल एक ऐसा इकाई है जिसका उपयोग किसी पदार्थ में उपस्थित कणों, परमाणु, अणु, आयन की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। 6.022 x 10⁻23 कणों को 1 मोल कहा जाता है। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। उदाहरण, 1 मोल कार्बन में 6.022 x 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। अन्य विकल्पों का स्पष्टीकरण, टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने की इकाई है। जूल ये कार्य या ऊर्जा मापने की इकाई है। लक्स ये प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई है। निष्कर्ष, जब हम किसी पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो हम उसमें उपस्थित कणों की संख्या की बात कर रहे होते हैं। इसलिए किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है। आप यह जानना चाहते हैं कि इस गिलास में कितने पानी के अणु हैं। इस प्रश्न का उत्तर मोल में दिया जा सकता है। यदि आप जानते हैं कि गिलास में कितने मोल पानी हैं, तो आप अवोगाद्रो संख्या का उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि गिलास में कितने पानी के अणु हैं। अतिरिक्त जानकारी, मोल का उपयोग रसायन विज्ञान में व्यापक रूप से किया जाता है। मोल का उपयोग किसी पदार्थ के द्रव्यमान को उसकी मात्रा से संबंधित करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? 1 रक्त, 2 हृदय, 3 बड़ी आंत, 4 धमनियां। उत्तर 3 बड़ी आंत। स्पष्टीकरण, परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर का वो तंत्र है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से दूर ले जाता है। परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग हैं हृदय, ये एक पंप की तरह काम करता है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। रक्त यह एक तरल पदार्थ है जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। रक्त वाहिकाएं, इनमें धमनियां, शिराएं और केशिकाएं शामिल हैं। ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक और फिर वापस हृदय में ले जाती हैं। बड़ी आंत पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, न कि परिसंचरण तंत्र का। यह भोजन के अपचयित भाग से पानी और खनिजों को अवशोषित करती है और मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करती है। उदाहरण, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं। दौड़ने के लिए आपके शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपका हृदय तेजी से धड़कता है और रक्त को आपके शरीर के सभी भागों में तेजी से पंप करता है। रक्त ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों से आपके मांसपेशियों तक ले जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी आंत की कोई भूमिका नहीं होती है। निष्कर्ष, परिसंचरण तंत्र का काम रक्त को पूरे शरीर में पंप करना है। बड़ी आंत भोजन को पचाने में मदद करती है और ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसलिए सही उत्तर 3 बड़ी आंत है। अतिरिक्त जानकारी, परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण, यह हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का संचार है। व्यवस्थित परिसंचरण, यह हृदय और शरीर के अन्य भागों के बीच रक्त का संचार है। मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्ट। प्रश्न, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? उत्तर बॉयल का नियम। स्पष्टीकरण, बॉयल का नियम गैसों के व्यवहार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम कहता है कि जब किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस को स्थिर तापमान पर रखा जाता है तो उसका आयतन गैस पर लगाए गए दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
सरल शब्दों में, अगर आप किसी गैस पर दबाव बढ़ाते हैं तो उसका आयतन कम हो जाएगा और अगर आप दबाव कम करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। यह तब तक सच रहता है जब तक कि गैस का तापमान स्थिर रहे। गणितीय रूप। बॉयल के नियम को गणितीय रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: P तारांकन V इक्वल्स K, जहां P इक्वल्स गैस पर लगाया गया दाब, V इक्वल्स गैस का आयतन, K इक्वल्स एक स्थिरांक जो निश्चित तापमान पर गैस के लिए एक निश्चित मान होता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक सिरिंज में हवा भरी हुई है। जब आप सिरिंज के पिस्टन को दबाते हैं तो आप हवा पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इस दबाव बढ़ने के कारण सिरिंज में हवा का आयतन कम हो जाता है। ये बॉयल के नियम का एक उदाहरण है। अन्य गैस नियम। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। गे-लुसाक का नियम, स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल्स nRT ये तीनों नियमों को एक साथ जोड़ता है। निष्कर्ष, बॉयल का नियम गैसों के व्यवहार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। ये हमें बताता है कि कैसे गैस का आयतन और दाब एक दूसरे से संबंधित हैं। इस नियम का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान और भौतिकी। अतिरिक्त जानकारी। बॉयल का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए सटीक होता है। वास्तविक गैसें थोड़ा अलग व्यवहार कर सकती हैं, खासकर उच्च दाब और निम्न तापमान पर। बॉयल का नियम का उपयोग कई प्रकार के उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि डाइविंग उपकरण, दबाव कुकर और रेफ्रिजरेटर। मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्टीकरण आपके लिए उपयोगी होगा। प्रश्न, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर 4, कार्ल लिनियस। स्पष्टीकरण, टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण की विज्ञान शाखा है। इसका मतलब है जीवों को उनके समानताओं और अंतरों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना। कार्ल लिनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों को वर्गीकृत करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली विकसित की। उन्होंने जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम नामकरण प्रणाली का उपयोग किया, जिसमें प्रत्येक जीव को एक जीनस नाम और एक प्रजाति नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जिसमें होमो जीनस नाम है और सैपियंस प्रजाति नाम है। लिनियस ने जीवों को वर्गीकृत करने के लिए एक पदानुक्रमित वर्गीकरण प्रणाली भी विकसित की, जिसमें जीवों को विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और प्रजाति। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। एनलर, ईचलर और बेंथम और हुकर ये सभी वैज्ञानिक भी जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, लेकिन उन्होंने जीवों के वर्गीकरण में लिनियस जितना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बगीचे में जाते हैं और आप विभिन्न प्रकार के फूल देखते हैं। आप इन फूलों को उनके रंग, आकार और अन्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में विभाजित कर सकते हैं। ये एक सरल उदाहरण है कि हम कैसे जीवों को वर्गीकृत करते हैं। लिनियस ने इसी तरह की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित की, लेकिन बहुत अधिक विस्तार से। निष्कर्ष, कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवों को वर्गीकृत करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली विकसित की, जिसने जीव विज्ञान के अध्ययन में क्रांति ला दी। उनकी द्विनाम नामकरण प्रणाली और पदानुक्रमित वर्गीकरण प्रणाली आज भी जीव विज्ञान में उपयोग की जाती है। अतिरिक्त जानकारी। लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। लिनियस ने कई जीवों का वर्णन और नामकरण किया। लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली को समय के साथ कई बार संशोधित किया गया है, लेकिन यह अभी भी जीव विज्ञान में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। मुझे उम्मीद। प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर 4, अल्बर्ट आइंस्टीन। स्पष्टीकरण, सापेक्षता का सिद्धांत भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ को बदल देता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रस्तुत किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने 2 मुख्य सिद्धांत दिए थे। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत ये सिद्धांत बताता है कि समय और स्थान सभी पर्यवेक्षकों के लिए समान नहीं होते हैं, बल्कि वे गतिशील वस्तुओं के सापेक्ष होते हैं। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत ये सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में समय और स्थान की वक्रता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, लेकिन उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में नहीं बताया था। केल्विन तापमान पैमाने से जुड़े हैं, सापेक्षता से नहीं। W.C. रॉटगन एक्सरे की खोज के लिए जाने जाते हैं, सापेक्षता से उनका कोई संबंध नहीं है। उदाहरण, विशेष सापेक्षता का उदाहरण, एक अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा है। यान के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए समय धीरे धीरे बीतता हुआ प्रतीत होगा, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के लिए समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होगा। सामान्य सापेक्षता का उदाहरण, एक भारी पिंड जैसे सूर्य के आसपास का स्पेस टाइम वक्र होता है। यह वक्रता ही गुरुत्वाकर्षण का कारण होती है। निष्कर्ष, सापेक्षता का सिद्धांत आधुनिक भौतिकी का एक आधारभूत सिद्धांत है और इसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदल दिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को विकसित करके भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। अतिरिक्त जानकारी। सापेक्षता का सिद्धांत कई वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। इस सिद्धांत का उपयोग जीपीएस सिस्टम,
परमाणु घड़ियां और ब्लैक होल के अध्ययन में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? 1. संवेग, 2. बल, 3. द्रव्यमान, 4. वेग। उत्तर 3. द्रव्यमान। स्पष्टीकरण, अदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिसे केवल परिमाण द्वारा ही व्यक्त किया जा सके, दिशा द्वारा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, समय, तापमान आदि। सदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिसे परिमाण के साथ साथ दिशा द्वारा भी व्यक्त किया जा सके, सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए वेग, बल, त्वरण आदि। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। संवेग, संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण के साथ साथ एक दिशा भी होती है। यह किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल, बल भी एक सदिश राशि है क्योंकि यह किसी वस्तु पर लगने वाली शक्ति को दर्शाता है जिसका एक परिमाण और एक दिशा होती है। वेग, वेग एक सदिश राशि है क्योंकि यह किसी वस्तु के गति की दर और दिशा को दर्शाता है। उदाहरण, द्रव्यमान, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। यहाँ केवल परिमाण 60 किलोग्राम दिया गया है, दिशा नहीं। वेग, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में जा रही है। यहाँ परिमाण 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ साथ दिशा उत्तर भी दी गई है। निष्कर्ष, दिए गए विकल्पों में से केवल द्रव्यमान ही एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अतिरिक्त जानकारी, अदिश और सदिश राशियों में अंतर को समझना भौतिकी के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। अदिश राशियों को केवल संख्या से दर्शाया जाता है जबकि सदिश राशियों को संख्या और दिशा दोनों से दर्शाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न, लाइकेन, लीचन एक ऐसा जीव है जो की चेतावनी देता है। 1. जल प्रदूषण, 2. गैस प्रदूषण, 3. वायु प्रदूषण, 4. मृदा प्रदूषण। उत्तर 3. वायु प्रदूषण। स्पष्टीकरण, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो एक शैवाल और एक कवक के सहजीवी संबंध से बनता है। लाइकेन बहुत संवेदनशील होते हैं और वे प्रदूषित वातावरण में जीवित नहीं रह पाते हैं, खासकर वायु प्रदूषण के प्रति। जब वायु में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन मरने लगते हैं, इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। जल प्रदूषण, गैस प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं, लेकिन लाइकेन इनके प्रति उतना संवेदनशील नहीं होता जितना कि वायु प्रदूषण के प्रति। उदाहरण, अगर किसी शहर में पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस शहर की हवा प्रदूषित हो रही है। निष्कर्ष, लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक है। यदि किसी क्षेत्र में लाइकेन की संख्या कम हो रही है या वे मर रहे हैं तो यह एक संकेत है कि उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अतिरिक्त जानकारी, लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए एक जैविक सूचक के रूप में किया जाता है। लाइकेन विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों में पाए जाते हैं और वे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रश्न, सेब से संबंधित रोग को के रूप में जाना जाता है। 1. ग्रीन ईयर रोग, 2. रेड रस्ट रोग, 3. फायर ब्लाइट, 4. टिक्का रोग। उत्तर 3. फायर ब्लाइट। स्पष्टीकरण, फायर ब्लाइट एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो सेब के पेड़ों को प्रभावित करता है। यह रोग पेड़ के फूलों, पत्तियों, टहनियों और शाखाओं को नुकसान पहुंचाता है। संक्रमित हिस्से काले और जल गए जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे फायर ब्लाइट कहा जाता है। यह रोग एक बैक्टीरिया एर्विनिया एमाइलोवोरा के कारण होता है। यह बैक्टीरिया हवा, कीड़े और वर्षा के पानी के माध्यम से फैलता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। ग्रीन ईयर रोग, ये रोग आमतौर पर गेहूं में होता है। रेड रस्ट रोग, ये रोग गेहूं और जौ में होता है। टिक्का रोग, ये रोग कपास में होता है। उदाहरण, अगर आपने देखा है कि सेब के पेड़ों की शाखाएं काली पड़ गई हैं और फूल मुरझा गए हैं तो ये फायर ब्लाइट का संकेत हो सकता है। निष्कर्ष, सेब के पेड़ों के लिए फायर ब्लाइट एक गंभीर खतरा है। इस रोग को रोकने के लिए समय पर उपचार आवश्यक है। अतिरिक्त जानकारी, फायर ब्लाइट से बचाव के लिए संक्रमित शाखाओं को काटकर नष्ट करना, कीटनाशकों का उपयोग करना और स्वस्थ पौधे लगाना महत्वपूर्ण है। फायर ब्लाइट एक संक्रामक रोग है, इसलिए अगर आपके बगीचे में एक पेड़ संक्रमित हो जाता है तो अन्य पेड़ों को भी संक्रमित होने का खतरा होता है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? 1. B+, 2. AB जोड़, 3. A+, 4. O जोड़। उत्तर 2. AB जोड़। स्पष्टीकरण, रक्त समूह रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन पर आधारित होते हैं। ये एंटीजन रक्त को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करते हैं। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है, उसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। AB जोड़ रक्त समूह
ए बी जोड़ रक्त समूह वाले लोगों की रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इसका मतलब है कि वे किसी भी रक्त समूह के रक्त को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है जो दिए गए रक्त में मौजूद एंटीजन को नष्ट कर सके। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। बी जोड़ रक्त समूह वाले लोग केवल बी जोड़ और ओ जोड़ रक्त ग्रहण कर सकते हैं। ए प्लस रक्त समूह वाले लोग केवल ए प्लस और ओ जोड़ रक्त ग्रहण कर सकते हैं। ओ जोड़ रक्त समूह वाले लोग केवल ओ जोड़ रक्त ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति का रक्त समूह ए बी जोड़ है और उसे रक्त चढ़ाना है। चूंकि ए बी जोड़ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ए प्लस ए माइनस बी जोड़, बी माइनस ए बी जोड़, ए बी ओ जोड़ या ओ माइनस रक्त चढ़ाया जा सकता है। निष्कर्ष, ए बी जोड़ रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे किसी भी रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी। ओ रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, क्योंकि वे अपना रक्त किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दान कर सकते हैं। रक्त चढ़ाते समय रक्त समूह का मिलान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गलत रक्त समूह चढ़ाया जाता है तो यह घातक हो सकता है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न। पित्त अंडरस्कोर द्वारा स्रावित होता है। 1. अग्न्याशय, 2. यकृत, 3. आमाशय, 4. पित्ताशय। उत्तर 2. यकृत। स्पष्टीकरण। पित्त एक हरा पीला तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ये यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वसा को तोड़ने में मदद करता है ताकि इसे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। अग्न्याशय एक ग्रंथि है जो पाचन एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करती है। आमाशय भोजन को पचाने में मदद करने वाला एक अंग है। पित्ताशय यकृत द्वारा उत्पादित पित्त को संग्रहित करता है। उदाहरण, जब हम कोई चिकना भोजन खाते हैं तो हमारा यकृत अधिक पित्त का उत्पादन करता है। यह पित्त भोजन में मौजूद वसा को तोड़ने में मदद करता है, जिससे इसे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। निष्कर्ष, पित्त का उत्पादन यकृत द्वारा किया जाता है। यह भोजन के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतिरिक्त जानकारी। पित्त में पित्त लवण होते हैं जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पित्त पित्ताशय से छोटी आंत में छोड़ा जाता है। यदि यकृत पित्त का उत्पादन करना बंद कर देता है तो वसा का पाचन प्रभावित हो सकता है। प्रश्न। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? 1. CaCl, 2. कैल्शियम कार्बोनेट, 3. 4. CaOH। उत्तर 3. स्पष्टीकरण। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक जलीय घोल है। इसे बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को पानी में मिलाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। यह कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है जो एक नमक है। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है जो चूना पत्थर का मुख्य घटक है। CaOH लाते ये एक गलत सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, इसलिए इसका सूत्र होता है। उदाहरण, चूने के पानी का उपयोग दीवारों को चमकाने, पानी को शुद्ध करने और उद्योगों में विभिन्न प्रक्रियाओं में किया जाता है। निष्कर्ष, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। अतिरिक्त जानकारी। चूने का पानी क्षारीय होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। चूने का पानी एक सफेद रंग का गाढ़ा घोल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए। प्रश्न। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता का नेतृत्व करती है। 1. हाइपरमेट्रोपिया, 2. मोतियाबिंद, 3. अंधापन, 4. मायोपिया। उत्तर 4. मायोपिया। स्पष्टीकरण। मायोपिया निकट दृष्टिदोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को धुंधला दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण नेत्रगोलक का अधिक लंबा होना या लेंस का अधिक वक्र होना है। जब लेंस अधिक वक्र होता है तो प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने ही फोकस हो जाती हैं, जिससे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। हाइपरमेट्रोपिया इस स्थिति में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को धुंधला दिखाई देता है। इसका कारण नेत्रगोलक का छोटा होना या लेंस का कम वक्र होना है। मोतियाबिंद ये एक आंखों का रोग है जिसमें लेंस धुंधला हो जाता है और दृष्टि प्रभावित होती है। ये लेंस की वक्रता से संबंधित नहीं है। अंधापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कुछ भी नहीं देख पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा आदि। उदाहरण, जिन लोगों को चश्मा लगाना होता है ताकि वे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकें, उन्हें आमतौर पर मायोपिया होता है। निष्कर्ष, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता मायोपिया का कारण बनती है। अतिरिक्त जानकारी। मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया एक आनुवंशिक स्थिति भी हो सकती है। समय रहते इलाज न करवाने पर मायोपिया गंभीर रूप ले सकती है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न।
नींबू के रस का पीएच मान लगभग अंडरस्कोर होता है 1922311247। उत्तर 2। स्पष्टीकरण पीएच मान किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। अम्लीय पदार्थ जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। क्षारीय पदार्थ जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन पदार्थ जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है वे उदासीन होते हैं। नींबू का रस अम्लीय होता है, इसका मतलब है कि इसका पीएच मान 7 से कम होगा। दिए गए विकल्पों में से 2 ही 7 से कम है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण 9 यह मान क्षारीय पदार्थों के लिए होता है। 12 यह मान भी क्षारीय पदार्थों के लिए होता है। 7 यह मान शुद्ध पानी के लिए होता है जो उदासीन होता है। उदाहरण सिरका, नींबू का रस, टमाटर आदि अम्लीय पदार्थ हैं और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। वहीं बेकिंग सोडा, साबुन आदि क्षारीय पदार्थ हैं और इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। निष्कर्ष नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है जो दर्शाता है कि यह एक अम्लीय पदार्थ है। अतिरिक्त जानकारी पीएच मान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया। प्रश्न ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? 1 क्लेडोफोरा, 2 देवदार, 3 मार्केंशिया, 4 जल तिप्तिया। उत्तर 3 मार्केंशिया। स्पष्टीकरण ब्रायोफाइटा पौधों का एक समूह है जिन्हें अक्सर ब्रायोफाइट्स या गैर संवहनी पौधे कहा जाता है। इनमें मॉस, शैवाल और लिवरवॉर्ट शामिल हैं। मार्केंशिया एक प्रकार का लिवरवॉर्ट है जो ब्रायोफाइटा समूह का एक सदस्य है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण क्लेडोफोरा एक प्रकार का हरा शैवाल है जो ब्रायोफाइटा नहीं है। देवदार एक जिम्नोस्पर्म है जो बीज पैदा करने वाले पौधे हैं। जल तिप्तिया एक जलीय पौधा है जो ब्रायोफाइटा नहीं है। उदाहरण जैसे कि मनुष्य स्तनधारी वर्ग का एक सदस्य है, उसी तरह मार्केंशिया ब्रायोफाइटा वर्ग का एक सदस्य है। निष्कर्ष ब्रायोफाइटा पौधों के एक समूह को संदर्भित करता है और मार्केंशिया इस समूह का एक विशिष्ट उदाहरण है। अतिरिक्त जानकारी ब्रायोफाइटा आमतौर पर नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। इनमें जड़ें नहीं होती हैं और वे पानी और खनिजों को सीधे अपने शरीर से अवशोषित करते हैं। ब्रायोफाइटा पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमि होती है क्योंकि वे मिट्टी को बनाए रखने और जल चक्र में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके प्रश्न एक श्रेणीक्रम में 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का मान 1/4 ओम है का उपयोग करके अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 1 4 ओम, 2 1/8 ओम, 3 1 ओम, 4 1/4 ओम। उत्तर 3 1 ओम। स्पष्टीकरण जब प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। दिया गया है प्रत्येक प्रतिरोधक का मान इक्वल्स 1/4 ओम, प्रतिरोधकों की संख्या इक्वल्स 4, कुल प्रतिरोध इक्वल्स 1/4 ओम जोड़ 1/4 ओम जोड़ 1/4 ओम जोड़ 1/4 ओम इक्वल्स 4/4 ओम इक्वल्स 1 ओम। अन्य विकल्पों का विश्लेषण विकल्प 1, 2 और 4 ये विकल्प गलत हैं क्योंकि श्रेणीक्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध हमेशा व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। उदाहरण मान लीजिए आपके पास 4 समान लंबाई और मोटाई के तार हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/4 ओम है। यदि आप इन तारों को एक के बाद एक जोड़कर एक लंबा तार बनाते हैं तो इस नए तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम होगा। निष्कर्ष 4 1/4 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर प्राप्त अधिकतम प्रतिरोध 1 ओम होगा। श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जोड़ने का नियम जब प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। R_ कुल इक्वल्स R जोड़, जहां R_ कुल इक्वल्स कुल प्रतिरोध, R_ इक्वल्स व्यक्तिगत प्रतिरोध। महत्वपूर्ण बिंदु श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध हमेशा व्यक्तिगत प्रतिरोधों से अधिक होता है। श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर धारा का मान सभी प्रतिरोधकों में समान रहता है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? 1 अपसारी लेंस अवतल लेंस, 2 द्विफोकसी लेंस, 3 बेलनाकार लेंस, 4 अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। उत्तर 1 अपसारी लेंस अवतल लेंस। स्पष्टीकरण निकट दृष्टि दोष मायोपिया इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि आंख का लेंस बहुत अधिक वक्र होता है या आंख का गोला बहुत लंबा होता है जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने ही फोकस हो जाती हैं। अपसारी लेंस अवतल लेंस इस प्रकार का लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है।
जब निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के सामने अवतल लेंस रखा जाता है तो यह प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला देता है, जिससे वे रेटिना पर सही जगह पर फोकस हो पाती हैं और व्यक्ति दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख पाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। द्विफोकसी लेंस। इस प्रकार के लेंस में दो अलग अलग फोकस वाले लेंस होते हैं। इसे निकट और दूर दोनों दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस। इस प्रकार के लेंस का उपयोग अस्थिभंग एस्टिग्मेटिज्म नामक दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस। इस प्रकार का लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसका मतलब है कि उसे निकट दृष्टि दोष है। इस स्थिति में उसे एक अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना चाहिए ताकि वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सके। निष्कर्ष, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अपसारी लेंस, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाकर उन्हें रेटिना पर सही जगह पर फोकस करने में मदद करता है। अतिरिक्त जानकारी। निकट दृष्टि दोष आमतौर पर आनुवंशिक कारणों से या अधिक समय तक किताबें पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष को लेजर सर्जरी द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके प्रश्न, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा जीवाणु से होता है? 1. टाइफाइड। 2. हेपेटाइटिस ए। 3. पोलियो। 4. खसरा। उत्तर 1. टाइफाइड। स्पष्टीकरण। टाइफाइड यह एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। हेपेटाइटिस ए यह एक वायरल संक्रमण है जो यकृत को प्रभावित करता है। इसे हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। पोलियो यह एक वायरल संक्रमण है जो आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है और यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को क्षतिग्रस्त कर सकता है। खसरा यह एक वायरल संक्रमण है जो खसरा वायरस के कारण होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा सभी वायरल संक्रमण हैं। टाइफाइड एकमात्र ऐसा विकल्प है जो जीवाणु से होता है। उदाहरण, जैसे कि सर्दी और फ्लू वायरस के कारण होते हैं, उसी तरह टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। निष्कर्ष, दिए गए विकल्पों में से केवल टाइफाइड ही एक जीवाणु जनित रोग है। अतिरिक्त जानकारी। टाइफाइड के लक्षणों में बुखार, पेट दर्द, कब्ज या दस्त, सिरदर्द और थकान शामिल हैं। टाइफाइड का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। टाइफाइड से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छ पानी पीना और पके हुए भोजन का सेवन करना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न, बेरी-बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? 1. विटामिन ए। 2. विटामिन। 3. विटामिन डी। 4. विटामिन सी। उत्तर 2 विटामिन। स्पष्टीकरण। बेरी-बेरी एक बीमारी है जो शरीर में विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होती है। विटामिन B1 हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे रिकेट्स। विटामिन C विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। उदाहरण, जैसे कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है, उसी तरह विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। बेरी-बेरी के लक्षण। थकान, कमजोरी, दिल की धड़कन में बदलाव, पैरों में दर्द, तंत्रिका संबंधी समस्याएं। निष्कर्ष, बेरी-बेरी एक गंभीर बीमारी है जो विटामिन B1 की कमी के कारण होती है। इसे रोकने के लिए विटामिन B1 से भरपूर आहार लेना बहुत जरूरी है। विटामिन B1 के स्रोत। अनाज, दालें, मांस, मछली, अंडे, दूध। अतिरिक्त जानकारी। बेरी-बेरी ज्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जो संतुलित आहार नहीं लेते हैं, खासकर उन लोगों में जो मुख्य रूप से चावल पर निर्भर रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? 1. मोलस्क प्राणी। 2. एरेक्निड अराक्निड्स। 3. सरीसृप। 4. कीट। उत्तर 3. सरीसृप। स्पष्टीकरण। अकशेरुकी प्राणी वे प्राणी जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन्हें अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। सरीसृप एक ऐसा वर्ग है जिसमें छिपकली, सांप, कछुआ आदि शामिल हैं। इन सभी प्राणियों के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए ये अकशेरुकी नहीं हैं। मोलस्क, एरेक्निड और कीट ये सभी अकशेरुकी प्राणियों के उदाहरण हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। मोलस्क इस वर्ग में घोंघे, सीप और ऑक्टोपस आदि शामिल हैं। एरेक्निड इस वर्ग में मकड़ी और बिच्छू आदि शामिल हैं। कीट इस वर्ग में तितली, मच्छर, चींटी आदि शामिल हैं। उदाहरण, जैसे कि मछली वर्ग का एक सदस्य है, उसी तरह सरीसृप वर्ग का एक सदस्य है। निष्कर्ष, दिए गए विकल्पों में से केवल सरीसृप ही अकशेरुकी प्राणी नहीं है।
क्योंकि इसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अतिरिक्त जानकारी। अकशेरुकी प्राणी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। सरीसृप ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। मोलस्क, अरैक्निड और कीट सभी ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जान। प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? 1. हृदय। 2. रिबकेज। 3. मेरुरज्जु। 4. मांसपेशियां। उत्तर 3. मेरुरज्जु। स्पष्टीकरण। मेरुरज्जु यह एक लंबा सिलेंडर जैसा अंग है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होता है। यह तंत्रिका तंतुओं का एक जटिल नेटवर्क है जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेशों को ले जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर द्वारा बिना हमारे दिमाग के सोचे समझे की जाती हैं, जैसे कि जब हम कोई गर्म चीज छू लेते हैं तो हाथ अपने आप हट जाता है। क्यों मेरुरज्जु? संदेशवाहक। मेरुरज्जु मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक और शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक संदेशों को ले जाने का काम करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र। जब हम कोई गर्म चीज छू लेते हैं तो संदेश मेरुरज्जु तक जाता है और मेरुरज्जु तुरंत मांसपेशियों को संदेश भेजता है, जिससे हमारा हाथ हट जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। हृदय यह एक पंप जैसा अंग है जो शरीर में रक्त पंप करता है। रिबकेज यह पसलियों का एक ढांचा है जो फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। मांसपेशियां ये ऊतक होते हैं जो शरीर को गति प्रदान करते हैं। उदाहरण, जब आप एक कांटे से छू जाते हैं तो आपका हाथ तुरंत हट जाता है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है और ये मेरुरज्जु के कारण होती है। निष्कर्ष, मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ये मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेशों को ले जाने का काम करता है। अतिरिक्त जानकारी। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रूप से स्थित होती है। मेरुरज्जु में कई खंड होते हैं और प्रत्येक खंड शरीर के एक विशिष्ट भाग से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु को नुकसान पहुंचने से शरीर के विभिन्न। मुझे खेद है, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है वो अधूरा है। प्रश्न को पूरा करने के लिए कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें। विकल्प। प्रश्न में कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? संदर्भ। यह प्रश्न किस विषय या पाठ्यक्रम से संबंधित है? उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न इस तरह होता, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ए पौधे, बी जानवर, सी पत्थर, डी पानी। तो इसका उत्तर होगा बी जानवर। प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकरण के बारे में। प्राणी जगत में सभी जीवों को उनके समान लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण में विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। प्राणी जगत के कुछ प्रमुख समूह हैं। कशेरुकी, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। अकशेरुकी, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे कि कीड़े, मकड़ियां, घोंघे और तारे। अन्य उदाहरण, मछली जलीय जीव है और वे मछली वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पक्षी उड़ने वाले जीव हैं और वे पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी जीव दूध देते हैं और वे स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आप मुझे प्रश्न के पूरा विवरण देने के बाद मैं। प्रश्न, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 1. ब्यूटेन। 2. एथिलीन। 3. क्रिप्टॉन। 4. अमोनिया। उत्तर 2. एथिलीन। स्पष्टीकरण। एथिलीन यह एक हाइड्रोकार्बन है और प्लास्टिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन नामक प्लास्टिक बनाया जाता है। पॉलीएथिलीन का उपयोग प्लास्टिक बैग, बोतलें, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। अन्य विकल्प, ब्यूटेन, इसका उपयोग मुख्य रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे कि गैस सिलेंडर में। क्रिप्टॉन यह एक निष्क्रिय गैस है और इसका उपयोग लेजर और प्रकाश बल्बों में किया जाता है। अमोनिया, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। उदाहरण, जैसे कि लोहे से स्टील बनाया जाता है, उसी तरह एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाया जाता है। निष्कर्ष, प्लास्टिक बनाने के लिए एथिलीन एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यह एक हाइड्रोकार्बन है और पॉलीएथिलीन नामक प्लास्टिक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी। पॉलीएथिलीन के अलावा एथिलीन से अन्य प्रकार के प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। प्लास्टिक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक रूप से होता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? 1. सूर्य का प्रकाश। 2. मृदा। 3. हरा पौधा। 4. जल। उत्तर 3. हरा पौधा। स्पष्टीकरण। अजैविक घटक वे घटक जो जीवित नहीं होते हैं, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं।
वे घटक जो जीवित होते हैं उन्हें जैविक घटक कहते हैं। इनमें जीवन होता है और ये प्रजनन करते हैं। विकल्पों का विश्लेषण। सूर्य का प्रकाश, मृदा और जल, ये सभी अजैविक घटक हैं। इनमें कोई जीवन नहीं होता है और ये प्रजनन नहीं करते हैं। हरा पौधा एक जीवित प्राणी है। यह भोजन बनाता है, सांस लेता है और वृद्धि करता है, इसलिए ये एक जैविक घटक है। उदाहरण: अजैविक घटक पत्थर, पानी, हवा। जैविक घटक पेड़, जानवर, मनुष्य। निष्कर्ष: दिए गए विकल्पों में से केवल हरा पौधा ही एक जैविक घटक है, बाकी सभी विकल्प अजैविक घटक हैं। अतिरिक्त जानकारी। अजैविक और जैविक घटक मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। अजैविक घटक जैविक घटकों के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और मिट्टी की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? 1 सीसा, 2 सोना, 3 सिलिकॉन, 4 ब्रोमीन। उत्तर: 3 सिलिकॉन। स्पष्टीकरण। उपधातु वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन एक उपधातु है। यह धातुओं की तरह चमकदार होता है और बिजली का सुचालक होता है। साथ ही ये अधातुओं की तरह भंगुर भी होता है। अन्य विकल्प: सीसा और सोना, ये दोनों धातुएं हैं। ब्रोमीन ये एक अधातु है। उदाहरण: जैसे कि कार्बन कभी कभी धातु की तरह और कभी कभी अधातु की तरह व्यवहार करता है, उसी तरह सिलिकॉन भी धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। निष्कर्ष: दिए गए विकल्पों में से केवल सिलिकॉन ही एक उपधातु है। अतिरिक्त जानकारी। सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर चिप्स, सौर पैनल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सिलिकॉन पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न: बल की एसआई इकाई, एसआई यूनिट क्या है? 1 पास्कल, 2 न्यूटन, 3 किप, 4 डाइन। उत्तर: 2 न्यूटन। स्पष्टीकरण। बल किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने या बदलने की कोशिश करने वाले बाहरी प्रभाव को बल कहते हैं। एसआई इकाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मापन की एक मानक प्रणाली है। न्यूटन बल की एसआई इकाई न्यूटन है। इसे एनडेस से दर्शाया जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। पास्कल दबाव की एसआई इकाई है। किप बल की एक इकाई है, लेकिन ये एसआई इकाई नहीं है। डाइन बल की एक इकाई है, लेकिन ये एसआई इकाई नहीं है। उदाहरण: जब आप किसी गेंद को धक्का देते हैं तो आप उस पर एक बल लगा रहे होते हैं। इस बल की इकाई न्यूटन में मापी जा सकती है। निष्कर्ष: बल की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन का उपयोग किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी। बल का सूत्र: बल इक्वल्स द्रव्यमान x त्वरण। 1 न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग, 1 किलोग्राम। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। प्रश्न: बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? उत्तर: 1 फाइकस बेंगालेंसिस। स्पष्टीकरण। वानस्पतिक नाम प्रत्येक पौधे का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे वानस्पतिक नाम कहते हैं। यह नाम लैटिन भाषा में होता है और यह दुनिया भर में सभी वैज्ञानिकों के लिए एक समान होता है। बरगद का पेड़ एक बहुत बड़ा और लंबा पेड़ होता है। इसे भारत में बनियान ट्री भी कहा जाता है। फाइकस बेंगालेंसिस ये बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। यह नाम इस पेड़ की पहचान करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। ओसिमम टेन्यूफ्लोरम तुलसी का वानस्पतिक नाम है। फाइकस रिलीजियोसा पीपल के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। अजेडिरा चंदिका, अजादिराचता इंडिका नीम के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। उदाहरण: जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, उसी तरह बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष: बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। ये नाम इस पेड़ की पहचान करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी। वानस्पतिक नामों का उपयोग पौधों की पहचान, वर्गीकरण और अध्ययन करने के लिए किया जाता है। वानस्पतिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश का नाम और दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी। प्रश्न: एक विलयन चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। उस विलयन में क्या है? उत्तर: 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्पष्टीकरण। अभिक्रिया: जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल के साथ मिलाया जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस का निर्माण। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है। चूने के पानी का दूधिया होना। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से गुजरती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो पानी में अघुलनशील होता है और इसीलिए चूने का पानी दूधिया हो जाता है। रासायनिक समीकरण। 2HCl जोड़ 2 CO2। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। NaCl सोडियम क्लोराइड
ये साधारण नमक है और चूने के पानी के साथ कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं करता जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी चूने के पानी के साथ कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं करता जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी चूने के पानी के साथ कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं करता जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए। उदाहरण, जब हम सोडा वाटर पीते हैं तो उसमें कार्बोनेटेड पानी होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। जब हम सोडा वाटर को चूने के पानी में मिलाते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। निष्कर्ष, दिए गए विकल्पों में से केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ही चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अतिरिक्त जानकारी, यह अभिक्रिया अक्सर प्रयोगशालाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए की जाती है। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक अच्छा परीक्षण है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर 3। स्पष्टीकरण, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बना है। यह एक अत्यंत सरल हाइड्रोकार्बन है और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों और उनके परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। इस सूत्र में C कार्बन और H हाइड्रोजन को दर्शाता है। नीचे लिखा 4 ये बताता है कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, 1 C H, इसमें केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु है जो मीथेन के लिए सही नहीं है। 2 इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं जो मीथेन के लिए सही नहीं है। 4 इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं जो मीथेन के लिए सही नहीं है। उदाहरण, जैसे कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, उसी तरह मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है जिसमें 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। निष्कर्ष, मीथेन का रासायनिक सूत्र है। यह सूत्र बताता है कि मीथेन में 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अतिरिक्त जानकारी, मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में और कई रसायनों के निर्माण में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? 1 रुडोल्फ विर्चो, 2 थियोडोर श्वान, 3 मैथियास श्लेडेन, 4 रॉबर्ट हुक 1665। उत्तर 4 रॉबर्ट हुक 1665। स्पष्टीकरण, कोशिका, सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं। कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कॉर्क, एक प्रकार का पेड़ की छाल की पतली परत को देखा और इसमें छोटे छोटे कोष्ठक देखे जिन्हें उन्होंने कोशिका कहा। अन्य विकल्प, रुडोल्फ विर्चो, थियोडोर श्वान और मैथियास श्लेडेन, ये वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोशिका की खोज नहीं की थी। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं। कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण, जैसे एक इमारत ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी तरह सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। निष्कर्ष, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी की मदद से कॉर्क की पतली परत में छोटे छोटे कोष्ठक देखे और उन्हें कोशिका कहा। अतिरिक्त जानकारी, कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है। कोशिकाएं विभिन्न आकार और आकार की होती हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे कि भोजन का पाचन, ऊर्जा का उत्पादन और वृद्धि। मुझे उम्मीद है कि ये जान। प्रश्न, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? उत्तर 4 273.15 के। स्पष्टीकरण, केल्विन पैमाना ये तापमान मापने का एक पैमाना है। इसे केल्विन के में मापा जाता है। पानी का हिमांक वह तापमान जिस पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है, उसे पानी का हिमांक कहते हैं। 273.15 के केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 के होता है। अन्य विकल्प 173.15 के, 473.15 के, 373.15 के, ये सभी तापमान पानी के हिमांक से भिन्न हैं। उदाहरण, जैसे कि सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी तरह केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 केल्विन होता है। निष्कर्ष, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 के होता है। अतिरिक्त जानकारी, केल्विन पैमाना को परम शून्य तापमान से शुरू किया जाता है, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर कोई ऋणात्मक मान नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि ये। प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? उत्तर 1 यकृत। स्पष्टीकरण,
पित्तरस ये एक हरा पीला तरल पदार्थ है जो यकृत में बनता है। ये पित्ताशय में संग्रहित होता है और भोजन के पचने में मदद करता है। यकृत ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और ये कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि विषैले पदार्थों को निकालना, रक्त का निर्माण और पित्तरस का उत्पादन करना। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। अग्न्याशय। अग्न्याशय भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम पैदा करता है जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं, लेकिन पित्तरस का उत्पादन नहीं करता। आमाशय। आमाशय भोजन को पचाने में मदद करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है, लेकिन पित्तरस का उत्पादन नहीं करता। छोटी आंत। छोटी आंत भोजन के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन पित्तरस का उत्पादन नहीं करती। उदाहरण, जैसे कि किडनी रक्त को छानने का काम करती है, उसी तरह यकृत पित्तरस का उत्पादन करता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। निष्कर्ष, मानव शरीर में पित्तरस का उत्पादन यकृत द्वारा किया जाता है। पित्तरस भोजन में मौजूद वसा को तोड़ने में मदद करता है। अतिरिक्त जानकारी। पित्तरस में पित्त लवण होते हैं जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे एंजाइम आसानी से उन पर काम कर सकते हैं। पित्तरस पित्ताशय से छोटी आंत में जाता है, जहां ये भोजन के साथ मिल जाता है। यदि यकृत ठीक से काम नहीं करता है तो पित्तरस का उत्पादन कम हो सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है? उत्तर 4, 7.35, 7.45। स्पष्टीकरण। पीएच स्तर यह एक पैमाना है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। 7 का पीएच मान तटस्थ होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। मानव शरीर के अंदर विभिन्न तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि रक्त, लार आदि। इन सभी तरल पदार्थों का अपना एक विशिष्ट पीएच स्तर होता है। 7.35, 7.45। मानव शरीर का सामान्य पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यह थोड़ा क्षारीय होता है। अन्य विकल्प 8.35, 9.45, 2.35, 4.45, 5.35, 6.45। ये सभी मानव शरीर के सामान्य पीएच स्तर से बहुत अधिक या बहुत कम है। उदाहरण, जैसे कि साफ पानी का पीएच स्तर 7 होता है, उसी तरह मानव शरीर का रक्त का पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के बीच होता है। निष्कर्ष, मानव शरीर का पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ये थोड़ा क्षारीय होता है। ये पीएच स्तर शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त जानकारी। यदि शरीर का पीएच स्तर सामान्य सीमा से बाहर हो जाता है तो ये कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। शरीर का पीएच स्तर भोजन, शारीरिक गतिविधि और बीमारी जैसी विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। मुझे प्रश्न। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? उत्तर 3, तन्यता। स्पष्टीकरण। तन्यता ये धातुओं का एक गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। ये धातुओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसका उपयोग तार, पन्नी आदि बनाने में किया जाता है। अन्य विकल्प। अभिक्रियाशीलता ये धातुओं की अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाता है। विलेयता ये किसी पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ में घुलने की क्षमता को दर्शाता है। अधात्वर्धनीयता ये धातुओं का गुण नहीं है। उदाहरण, तांबे, सोने और चांदी जैसी धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये धातुएं तन्य होती हैं। लोहे को भी खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये तांबे या सोने जितना तन्य नहीं होता है। निष्कर्ष, धातुओं के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। यह धातुओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी। तन्यता के अलावा धातुओं में चमक, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, विद्युत और ऊष्मा की सुचालकता जैसे अन्य गुण भी होते हैं। विभिन्न धातुओं की तन्यता अलग अलग होती है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी। प्रश्न। स्त्री केसर फूल में अंडरस्कोर होता है? 1, उभयलिंगी। 2, एक स्त्री जनन अंग। 3, एकलिंगी। 4, एक मादा जनन अंग। उत्तर 4, एक मादा जनन अंग। स्पष्टीकरण। स्त्री केसर ये फूल का मादा जननांग होता है। ये बीजांड ओव्यूल को धारण करता है जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होता है। मादा जनन अंग स्त्री केसर फूल के मादा भाग को ही संदर्भित करता है। ये मादा युग्मक एग सेल का उत्पादन करता है जो निषेचन के लिए तैयार होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। उभयलिंगी ऐसे फूल जिनमें नर और मादा दोनों जननांग होते हैं उभयलिंगी कहलाते हैं। स्त्री केसर में केवल मादा जननांग होता है, इसलिए ये विकल्प गलत है। एक स्त्री जननांग ये विकल्प आंशिक रूप से सही है, लेकिन एक मादा जननांग अधिक सटीक है। एकलिंगी ऐसे फूल जिनमें केवल नर या केवल मादा जननांग होते हैं एकलिंगी कहलाते हैं। स्त्री केसर में केवल मादा जननांग होता है, लेकिन ये पूरे फूल को संदर्भित करता है, केवल जननांग को नहीं। उदाहरण,
गुलाब का फूल एक उदाहरण है जिसमें स्त्री केसर होता है, जो एक मादा जनन अंग है। निष्कर्ष, स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग होता है। यह बीजांड को धारण करता है और मादा युग्मक का उत्पादन करता है। अतिरिक्त जानकारी, स्त्री केसर के मुख्य भागों में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकण ग्रहण होता है। वर्तिका एक नली होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न, भौतिकी का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित है? उत्तर 3, द्रव स्थैतिकी। स्पष्टीकरण, द्रव स्थैतिकी यह भौतिकी की वह शाखा है जो स्थिर द्रवों के व्यवहार का अध्ययन करती है। इसमें द्रवों पर लगने वाले बल, दबाव, उत्प्लावन बल आदि जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। अन्य विकल्प, प्रकाशिकी यह प्रकाश के गुणों और व्यवहार का अध्ययन करती है। खगोल भौतिकी यह ब्रह्मांडीय पिंडों और घटनाओं का अध्ययन करती है। ऊष्मागतिकी यह ऊर्जा और उसके रूपांतरण का अध्ययन करती है। उदाहरण, जब हम पानी में एक वस्तु डालते हैं तो वो तैरती है या डूबती है। ये द्रव स्थैतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। एक बांध के पीछे पानी का दबाव द्रव स्थैतिकी के सिद्धांतों के अनुसार ही लगाया जाता है। निष्कर्ष, द्रव के गुणों का अध्ययन करने के लिए भौतिकी की द्रव स्थैतिकी शाखा का उपयोग किया जाता है। ये द्रवों के व्यवहार को समझने और उनका उपयोग करने में मदद करती है। अतिरिक्त जानकारी, द्रव स्थैतिकी का उपयोग नौवहन, जल विद्युत उत्पादन, मौसम विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। द्रव स्थैतिकी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों में आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत आदि शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? उत्तर 4, आर्गन। स्पष्टीकरण, नोबल गैस ये रासायनिक तत्व हैं जो अत्यंत अक्रिय होते हैं, यानी वे अन्य तत्वों के साथ आसानी से रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। इनका बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश पूर्ण होता है, जिसके कारण वे स्थिर होते हैं और किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की कोशिश नहीं करते। आर्गन, आर्गन एक नोबल गैस है। यह वायुमंडल में पाया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि प्रकाश बल्बों में। अन्य विकल्प, फ्लोरीन यह एक हैलोजन है और यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। नाइट्रोजन यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और यह कई यौगिकों में पाया जाता है। ऑक्सीजन यह जीवन के लिए आवश्यक गैस है और यह वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। उदाहरण, हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन भी नोबल गैसें हैं। इनका उपयोग गुब्बारों, लेजरों और अन्य उपकरणों में किया जाता है। फ्लोरीन का उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग अस्पतालों में मरीजों को दिया जाता है। निष्कर्ष, नोबल गैसें अत्यंत अक्रिय होती हैं और इनका बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश पूर्ण होता है। आर्गन एक नोबल गैस है और इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी, नोबल गैसों को कभी कभी निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है। नोबल गैसों का उपयोग लेजरों, थर्मामीटर और न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी। प्रश्न, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? उत्तर 2, एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू। स्पष्टीकरण, एडिपोज ऊतक यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें वसा कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं शरीर में वसा को संग्रहित करती हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, एरोलर ऊतक यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो शरीर के अधिकांश अंगों में पाया जाता है और इसमें रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और अन्य ऊतक होते हैं। यह वसा को संग्रहित करने का मुख्य कार्य नहीं करता है। वस्कुलर ऊतक यह रक्त वाहिकाओं से बना होता है और शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। एपिथीलियल ऊतक यह शरीर की सतह और अंगों के अंदरूनी हिस्सों को ढकता है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण, जैसे कि एक घर में सामान रखने के लिए अलमारियां होती हैं, उसी तरह शरीर में वसा को संग्रहित करने के लिए एडिपोज ऊतक होता है। निष्कर्ष, हमारे शरीर में वसा को संग्रहित करने का कार्य एडिपोज ऊतक करता है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है और शरीर के तापमान को बनाए रखने, अंगों को कुशन करने आदि में भी भूमिका निभाता है। अतिरिक्त जानकारी, एडिपोज ऊतक 2 प्रकार का होता है, सफेद एडिपोज ऊतक और भूरा एडिपोज ऊतक। सफेद एडिपोज ऊतक शरीर में ऊर्जा का भंडारण करता है, जबकि भूरा एडिपोज ऊतक ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित करता है। मोटापे में एडिपोज ऊतक की मात्रा बढ़ जाती। प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर 2, मिथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। स्पष्टीकरण, मिथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में मुख्य रूप से मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो यह अपने डंक से मिथेनोइक अम्ल छोड़ती है, जो त्वचा पर जलन और दर्द का कारण बनता है। अन्य विकल्प, एसिटिक अम्ल यह सिरके में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल यह अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल यह दही में पाया जाता है। उदाहरण, जब आप एक चींटी से डस जाते हैं तो आपको डंक वाले स्थान पर जलन और दर्द महसूस होता है। ये मिथेनोइक अम्ल के कारण होता है जो चींटी के डंक से निकलता है। निष्कर्ष,
चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल चींटी के डंक के कारण होने वाली जलन और दर्द का कारण बनता है। अतिरिक्त जानकारी। मिथेनोइक अम्ल का उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। चींटी के अलावा कुछ अन्य कीड़े भी अपने बचाव के लिए मिथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी। प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? उत्तर, एक जड़त्व का नियम। स्पष्टीकरण। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। यह नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान वेग से गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अन्य विकल्प। संवेग का नियम। यह न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। गति का नियम यह एक बहुत व्यापक शब्द है और यह कई नियमों को संदर्भित कर सकता है। विस्थापन का नियम। यह किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन से संबंधित है। उदाहरण, जब हम एक बस में बैठे होते हैं और बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर जड़त्व के कारण अपनी विराम अवस्था में रहना चाहता है। जब हम एक चलती हुई बस से उतरते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। यह भी जड़त्व के कारण होता है क्योंकि हमारे पैर तो रुक जाते हैं लेकिन हमारा ऊपरी शरीर अभी भी गति में रहना चाहता है। निष्कर्ष। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को बताता है। अतिरिक्त जानकारी। जड़त्व एक वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व के कारण ही वस्तुओं को गति में लाना कठिन होता है और एक बार गति में आने के बाद उन्हें रोकना भी कठिन होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रश्न, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? उत्तर, 1 फ्यूज। स्पष्टीकरण। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्वतः ही टूट जाता है। यह एक पतली धातु का तार होता है जो एक निश्चित तापमान पर पिघल जाता है। जब परिपथ में धारा अधिक हो जाती है तो तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे उपकरणों को क्षति होने से बचाता है। अन्य विकल्प। सर्किट ब्रेकर। यह भी एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है लेकिन यह फ्यूज की तुलना में अधिक उन्नत है। यह अत्यधिक धारा के अलावा शॉर्ट सर्किट और अन्य विद्युत दोषों का भी पता लगा सकता है। प्रोटेक्टिव रिले। यह एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत प्रणाली में होने वाली खराबी का पता लगाता है और सुरक्षा उपाय करता है। सर्ज प्रोटेक्टर। यह एक विद्युत उपकरण है जो अचानक होने वाले उच्च वोल्टेज के झटकों से उपकरणों को सुरक्षित रखता है। उदाहरण, जब आपके घर में कोई विद्युत उपकरण खराब हो जाता है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फ्यूज पिघल जाता है और बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। इससे आपके घर के अन्य उपकरणों को क्षति होने से बच जाता है। निष्कर्ष। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण फ्यूज होता है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को क्षति से बचाता है। अतिरिक्त जानकारी। फ्यूज को एक बार जल जाने के बाद बदलना पड़ता है। सर्किट ब्रेकर को रीसेट करके दोबारा उपयोग किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव रिले और सर्ज प्रोटेक्टर आमतौर पर बड़े औद्योगिक संयंत्रों में उपयोग किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि। प्रश्न, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए कई आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम शामिल हैं। यदि आपका प्रश्न यह है कि पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो उत्तर होगा नाइट्रोजन। स्पष्टीकरण। नाइट्रोजन ये पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। ये पौधों में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। अन्य आवश्यक तत्व और उनकी भूमिका। फास्फोरस यह पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण, कोशिका विभाजन और जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम यह पौधों में पानी और खनिज लवणों के अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न के अन्य संभावित अर्थ और उत्तर। यदि प्रश्न यह है कि पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर होगा कोई विटामिन नहीं। पौधे स्वयं विटामिन संश्लेषित करते हैं। यदि प्रश्न यह है कि पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो कई एंजाइम इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अतः प्रश्न को अधिक स्पष्ट रूप से पूछने पर ही सटीक उत्तर दिया जा सकता है। उदाहरण, पौधे प्रोटीन का निर्माण किससे करते हैं? पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इन प्रश्नों के उत्तर क्रमशः अमीनो एसिड से नाइट्रोजन होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि प्रश्न, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, 2 स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स।
स्पष्टीकरण। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। मृतजीवी सेप्रोफाइट्स ये जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कवक और बैक्टीरिया। प्राणिसंभोजी होलोजोइक ये जीव ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं और अवशोषित करते हैं। अधिकांश जानवर प्राणिसंभोजी होते हैं। विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ्स ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और अन्य जीवों या उनके उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। मृतजीवी और प्राणिसंभोजी दोनों ही विषमपोषी होते हैं। उदाहरण स्वपोषी सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। मृतजीवी कवक जैसे मशरूम और बैक्टीरिया मृत पत्तियों, लकड़ी आदि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणिसंभोजी शेर, गाय, मनुष्य आदि प्राणिसंभोजी हैं। वे अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विषमपोषी सभी जानवर, कवक और अधिकांश बैक्टीरिया विषमपोषी होते हैं। निष्कर्ष। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। वे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। अतिरिक्त जानकारी। स्वपोषी खाद्य श्रृंखला के उत्पादक होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे अन्य जीवों के लिए भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। प्रश्न। न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है? उत्तर 1 डेंड्राइट। डेंड्राइट। स्पष्टीकरण। डेंड्राइट न्यूरॉन का वो भाग है जो अन्य न्यूरॉन्स से सूचना प्राप्त करता है। इसे न्यूरॉन का शाखाओं वाला भाग कहा जा सकता है जो अन्य न्यूरॉन्स के एक्सॉन से जुड़ता है। ये सूचना को कोशिकाकाय की ओर ले जाता है। अन्य विकल्प। एक्सॉन ये न्यूरॉन का लंबा तंतु होता है जो सूचना को कोशिकाकाय से दूर ले जाता है। सेल बॉडी ये न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है जहां कोशिका के अधिकांश कार्य होते हैं। नर्व एंडिंग ये एक्सॉन का अंतिम भाग होता है जो अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियों से जुड़ता है। उदाहरण। मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म चीज को छू जाता है। इस जानकारी को आपके हाथ की त्वचा में मौजूद न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर यह सूचना कोशिकाकाय तक जाती है और वहां से मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क इस सूचना का विश्लेषण करता है और आपको हाथ हटाने का संदेश भेजता है। निष्कर्ष। न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग ही वो भाग होता है जो अन्य न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करता है। यह सूचना को कोशिकाकाय की ओर ले जाता है और फिर आगे के प्रसंस्करण के लिए मस्तिष्क तक पहुंचता है। अतिरिक्त जानकारी। डेंड्राइट की शाखाएं जितनी अधिक होंगी उतनी ही अधिक सूचनाएं न्यूरॉन प्राप्त कर सकता है। एक्सॉन सूचना को डेंड्राइट्स की ओर ले जाता है, यह गलत है। कोशिकाकाय न्यूरॉन का नियंत्रण केंद्र होता है। नर्व एंडिंग अन्य कोशिकाओं के साथ संचार स्थापित करने में मदद करती है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि प्रश्न। तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। ये कितने डिग्री तापमान पर